Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्टिस हब ऑफिशियल। टुडे वी आर डिस्कस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. इट इज कॉल्ड CPC. टुडे वी आर डिस्कस सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. तो सभी एक्ट का सेक्शन 1 क्या बताता है, उस एक्ट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देता है सेक्शन 1। और सेक्शन 2 हमेशा उसकी परिभाषाएं देता है, जो रिलेटेड वर्ड रहते हैं उसके बारे में हमेशा बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 क्या कहता है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज द प्रिंसिपल प्रोसीजर लॉ गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। देखिए इसके बारे में, देखिए क्या कहता है। जो यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, तो भारत में जो सिविल मामले होते हैं, भारत में सिविल मामलों की कार्यवाही के संचालन को नियंत्रित करने वाला मुख्य प्रक्रियात्मक कानून है, प्रिंसिपल प्रोसीजर लॉ है। So it was enacted to consolidate and amend the law relating to the procedure of civil courts and come into force on 1 जनवरी 1909। तो देखिए इसके बारे में क्या बताता है। इसको देखिए, सिविल कोर्ट्स, तो देखिए से सिविल अदालतों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को एक साथ लाने और उनमें संशोधन करके के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? जो सिविल अदालतों की प्रक्रिया में संबंधित कानून को एक साथ लाने और उनको संशोधित करने के लिए बनाया गया था। यह कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ था। चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं। तो CPC इज अ प्रोसीजर एडजेक्टिव लॉ which lays down the procedure that civil courts must follow while adjudicating civil disputes. It does not create or define substantive rights, rather it provides the machinery for enforcing those rights through courts। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हिंदी में। देखिए, एक तो पहली चीज है कि ये प्रक्रियात्मक कानून है, प्रोसीजरल लॉ है। दूसरा, यह उस प्रक्रिया को तय करता है, उस प्रक्रिया को तय करता है जिसका पालन सिविल अदालतों को सिविल विवादों को निपटारा करने के समय होता है। कब होता है? जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वादों को निपटाने के लिए होता है। तो यह कब क्रिएट से नहीं होता है या डिफाइन नहीं होता है? तो देखिए इसका, देखिए क्या है, इट डज नॉट क्रिएट और डिफाइन सब्सटेंटिव राइट्स, रेदर इट इज प्रोवाइड मशीनरी फॉर इन्फोर्सिंग दोज राइट्स थ्रू कोर्ट्स। तो ये देखिए, मूल अधिकार, सब्सटेंटिव राइट्स, सब्सटेंटिव राइट्स को क्या बोलते हैं? मूल अधिकार को बनाता या परिभाषित नहीं करता। इट इज नॉट क्रिएट, इस सब्सटेंटिव राइट्स को ना बनाता है, ना उसको क्रिएट करता है, ना उसको डिफाइन करता है, बल्कि अदालतों के माध्यम से उन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था प्रदान करता है। देखिए, कोर्ट्स के माध्यम से ये उन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। ये हमेशा दिए जो रहता है हर एक्ट के कि उसका पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो ये उसलिए। चलिए अब देखते हैं इसका पर्पस क्या था। देखिए इसके देखिए मेन, देखिए 4 पर्पस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्या आता है कि इट टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर ऑल सिविल कोर्ट्स इन इंडिया। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो, देखिए, भारत भारत की सिविल अदालतों के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करना। भारत के अदालतों के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करना। और दूसरा क्या कहता है? टू इंश्योर फेयर, इफिशिएंट एंड स्पीडी जस्टिस। और ये क्या सुनिश्चित करता है? देखिए एक तो चीज ये होता है निष्पक्ष एंड कुशल, और स्पीडी मीन्स मतलब तुरंत या फिर फास्ट जस्टिस न्याय प्रदान करता है। इसका तीसरा देखते हैं, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसका देखिए तीसरा क्या कहता है? जो कार्यवाहियों की अधिकता, कार्यवाहियों की अधिकता का मतलब क्या हुआ कि एक ही मामले में कई बार कार्यवाही से बचना।
जो एक ही मामला होता है उसको कई बार उसी चीज को संशोधन करते रहते, उस चीज से बचना, ये है। नंबर 3 बताता है। नंबर 4 क्या कहता है कि टू प्रोवाइड रूल्स रिगार्डिंग। देखिए इसमें 4 रूल्स दिए गए हैं, 5 रूल्स दिए गए हैं। देखिए इसमें 5 रूल्स दिए गए हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वीट्स, jurisdiction of courts, trial and evidence, appeal and revisions, and execution of decrees and orders। तो देखिए इसके बारे में क्या बताता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स क्या कहता है कि मुकदमे दायर करना। और दूसरा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, अदालतों का अधिकार क्षेत्र। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र। ट्रायल एंड एविडेंस, इसका मतलब होता है जो उस पर ट्रायल रहता है, और एविडेंस मतलब सबूत। अपील एंड रिविजन्स, अपील करना, और रिविजन्स मतलब पुनरीक्षण करना, पुनः उनको देखना। एजुकेशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, जो डिक्री होती हैं और ऑर्डर्स आदेश होते हैं उनका निष्पादन करना। तो चलिए अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो देखें, बिफोर 1908 डिफरेंट बिफोर 1908 डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया फॉलो डिफरेंट प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। देख 1908 से पहले क्या था, भारत के जो देखें विभिन्न क्षेत्र, कि जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रक्रियात्मक कानून का पालन किया जाता था, फॉलो करते थे, एंड रिजल्टिंग इन इनकॉन्सिस्टेंसी एंड कॉन्फ्यूजन। जिसमें क्या था, जिसके परिणाम स्वरूप असंगति और कंफ्यूजन, तो समझ गए होंगे कंफ्यूजन था उन लोगों को। टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, रिप्लेसिंग द अर्लियर सिविल प्रोसीजर कोड 1882। तो देखिए इसका मतलब है, एक रूपता स्थापित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने 1882 की पिछली सिविल प्रक्रिया संहिता की जगह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की थी। ये किसके द्वारा लागू की गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो पहले की 1882 की थी संहिता, तो इसको 1908 में रिप्लेस कर दिया गया। तो चलिए अभी स्कीम ऑफ द सीपीसी देखते हैं। स्कीम ऑफ सीपीसी का मतलब होता है कि सीपीसी की संरचना। तो सीपीसी का संरचना में क्या क्या शामिल है देखें। सीपीसी कॉन्सिस्ट करता है, क्या क्या शामिल करता है, 158 सेक्शन है टोटल। एंड इसमें देखिए फर्स्ट शेड्यूल कंप्राइजिंग 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स। तो देखिए 158 सेक्शंस क्या बताते हैं, देखिए कॉन्टेनिंग सब्सटेंटिव प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजंस। तो ये क्या कहते हैं कि जिनमें मूल सिद्धांत और सामान्य प्रावधान शामिल किए गए हैं। और इसका देखिए फर्स्ट शेड्यूल कंप्राइजिंग 51 ऑर्डर्स ऑफ एंड रूल्स, ये बताता है पहली अनुसूची जिसमें 51 आदेश और नियम शामिल हैं। देखिए प्रोसाइडिंग डिटेल्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सिविल प्रोसीडिंग। तो ये कहता है जो सिविल कार्यवाही में पालन करने विस्तृत प्रक्रियाएं बताते हैं। जो सिविल प्रोसीडिंग होती है उसके पालन करने के लिए प्रक्रियाएं बताते हैं। तो देखिए अब इम्पोर्टेंस देखते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो देखिए सीपीसी का महत्व देखते हैं। द सीपीसी ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस बिकॉज इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फ्रेमवर्क थ्रू विच civil rights are enforced, the disputes are adjudicated by courts. Without procedure law, substantive rights would be difficult to enforce effectively। तो देखिए इसमें इसका महत्व क्या है कि देखिए जो सीपीसी है, हैंडमाइड ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय का सहायक। न्याय का सहायक इसका मतलब है। तो देखिए क्या कहता है, सीपीसी अक्सर सीपीसी अक्सर न्याय का सहायक कहा जाता है। यह प्रोवाइड करता है प्रक्रियात्मक ढांचा, फ्रेमवर्क ढांचा थ्रू विच सिविल राइट्स आर इन्फोर्स एंड डिस्प्यूट्स, जिसके माध्यम से
सिविल अधिकारों को लागू किया जाता है और अदालतों और विवादों का निपटारा किया जाता है। विदाउट प्रोसीजरल लॉ सब्सटेंटिव राइट्स वुड बी डिफिकल्ट टू इन्फोर्स इफेक्टिवली। प्रक्रियात्मक कानून के बिना मूल अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल होगा। तो चलिए सेक्शन 2 देखते हैं, इसमें डिफिनीशन दी गई है। इसमें क्या देखेंगे, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुगेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। देखिए उसमें सब सेक्शन 2 का सब क्लास 1 क्या कहता है कोड के बारे में। कोड का मतलब क्या होता है, को जो इंक्लूड्स करता है रूल्स, जो रूल को जोड़ता है या ग्रांट शामिल करता है तो वह कोड कहलाता है। इसमें आता है दूसरा नंबर डिक्री। देखिए डिक्री मीन्स क्या होता है, द फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है जी, औपचारिक अभिव्यक्ति होती है ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट्स एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regards to all or any the matter in controversy in the suit and may be either preliminary suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plan and determination of any question with it. तो देखिए इसके बारे में क्या कहता है। तो डिक्री मतलब डिक्री के बारे में देखते हैं। डिक्री क्या कहता है कि किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो उस अदालत के संबंध में जिसने इसे व्यक्त किया। जो व्यक्ति न्यायालय की औपचारिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है मुकदमे में विवादित सभी या किसी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। जिसमें संबंधित पक्ष होंगे उनको अधिकारों को निर्णायक रूप से व्यक्त करेगी और यह आरंभिक या अंतिम हो सकती है। ये देखिए दो तरह से रहता है, या फिर प्रारंभिक रहेगा या फिर अंतिम रहेगा। तो इसमें वाद और प्लेंट को खारिज करना धारा 144, जो धारा 144 दी गई है ना, तो ये देखिए इसके लिए प्रावधान देती है, लेकिन इसमें क्या क्या शामिल नहीं होंगे। तो देखिए देखते हैं इसका ए नंबर क्या कहता है, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम अ ऑर्डर। देखिए इसका ए नंबर क्या कहता है, कोई ऐसा फैसला जिसके खिलाफ आदेश के तौर पर अपील की जा सकती है। अपील के तौर पर आदेश, जो आदेश के तौर पर अपील की जा सकती है। तो चलिए इसका बी नंबर देखते हैं। इसी के देखिए बी क्या कहता है, डिसमिसल और डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और डिफॉल्ट। इसका बी क्या कहता है, जो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, चूक। एक आप ओमिशन में भी, ओमिशन का मतलब भी चूक होता है। तो इसके कारण खारिज करने का आदेश, कोई भी आदेश जो कि चूक के कारण खारिज करने का कोई आदेश हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में स्पष्टीकरण। तो देखिए इसमें देखिए दो चीज बताई गई है कि वह प्रारंभिक डिग्री कब होती है और अंतिम डिग्री कब होती है। तो देखिए प्रारंभिक डिग्री तब कब होती है, जब किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, प्रारंभिक डिग्री कब होती है जब वाद को पूरी तरह निपटारा होने से पहले आगे की कार्यवाही की जानी हो, तब यह प्रारंभिक डिग्री होगी। और यह अंतिम डिग्री कब होगी, जब फैसला वाद का पूरी तरह निपटारा कर दें या आंशिक रूप से, प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। ठीक है। अब इसका देखते हैं डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर क्या बताता है हम लोगों को। डिक्री होल्डर मीन्स जैसे आप बैंक होल्डर देखते होंगे, खाता धारक। डिक्री होल्डर मीन्स डिक्री धारक। तो देखिए इसका क्या मतलब रहता है, एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल और एजुकेशन हैज बीन मेड। तो देखिए क्या कहता है, का मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई हो, डिक्री हैज बीन पास, डिक्री पारित की गई हो जिसे लागू करने के योग्य आदेश दिया गया हो, एंड कंप्लीट कैपेबल ऑर्डर एजुकेशन हैज बीन मेड, ऑर्डर बनाया गया। देखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्या कहता है, जिला मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction
of a principal civil courts in original jurisdiction hereinafter called a district court, and include the local limits of the ordinary original civil procedure civil jurisdiction of a high court। तो देखिए जिला क्या बताता है। मूल अधिकार क्षेत्र वाले सिविल न्यायालय जैसे कि जिला न्यायालय कहा जाएगा के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं, इसमें उच्च न्यायालय के सामान्य मूल सिविल अधिकार के क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं भी शामिल है। ये क्या क्या शामिल करता है? लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। देखिए इसका फिफ्थ नंबर देखेंगे, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है? तो विदेशी विदेशी न्यायालय होते हैं। तो देखिए मीन्स कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इन इंडिया आर नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इसका सीधा सीधा बताया गया है कि जो फॉरेन कोर्ट है उसका मतलब है कि जो भारत के बाहर स्थित है, जिसे केंद्र सरकार के अधिकार से स्थापित या जारी नहीं किए रखा गया हो, वह फॉरेन कोर्ट कहलाता है। आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए फॉरेन जजमेंट देखते हैं। फॉरेन जजमेंट में का मतलब होता है द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए गए हो तो फॉरेन जजमेंट कहलाते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब सरकारी वकील। तो देखिए ये इंक्लूड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल आर any of the function expressly imposed by this code and the government pleader, and also any pleader acting under the direction of the government pleader। देखिए पहले हम इसका सातवां नंबर का देखिए पहला वाला देखते हैं। तो देखिए क्या बताया गया। जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी शामिल है, इससे संहिता द्वारा सरकारी वकील पर स्पष्ट रूप से सौंपे गए सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया हो। Any function expressly imposed by the code of government pleader, सरकारी वकील। इट आल्सो प्लीडर एक्टिंग, और कार्य कर सकता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकारी वकील के अंतर्गत में वो कार्य कर सकता है। इसका देखिए 7A क्या कहता है? हाई कोर्ट। 7A कहता है हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। इसका देखिए क्या, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय का मतलब कलकत्ता का उच्च न्यायालय है, कलकत्ता हाई कोर्ट। 7B क्या कहता है? इंडिया एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 78, 79, 82, 83 and 87A means territory of India including the state of जम्मू एंड कश्मीर। 7B क्या बताता है? जो भारत है उसका मतलब जो ये धाराएं दी गई हैं को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का क्षेत्र है, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें देखिए 8 क्या बताता है जज के बारे में। जज का मतलब न्यायाधीश। देखिए जो सिविल प्रोसीडिंग्स करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो सिविल कोर्ट्स के अंदर उन प्रिसाइडिंग करता है वह जज कहलाता है। तो देखिए इसमें 9 नंबर देखेंगे, जजमेंट। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जो स्टेटमेंट जज के द्वारा दिया जाता है डिक्री और आदेश के बेस पर, वह जजमेंट कहलाता है। देखिए इसमें जजमेंट डेप्टर का मतलब क्या होता है? निर्णय ऋणी। निर्णय ऋणी, तो हिंदी में निर्णय ऋणी कहते हैं। मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an another capable to education has been made। देखिए 10 नंबर क्या कहता है कि इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है, जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है या जिसे लागू करने योग्य आदेश दिया गया हो, तो जजमेंट डेप्टर आता है उसके अंतर्गत। इसमें 11 देखिए क्या कहता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो कानूनी प्रतिनिधि है उसके बारे में।
मीन्स अ पर्सन हु इज लॉ रिप्रेजेंट, जो लॉ को रिप्रेजेंट करता है, द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ? जो मृतक व्यक्ति, मृतक व्यक्ति के लिए जो लॉ रिप्रेजेंट करता है। और इंक्लूड एनी पर्सन हु इज intermeddles with the state of the deceased, and where a party sue or is sued in representative character, the person on whom estate devolves on death or party to sued। देखिए इसका पूरा हिंदी में मतलब देखते हैं। देखिए, वह व्यक्ति जो कानून के तहत किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और उसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो मृतक की संपत्ति को दखल देता है, जहाँ कोई पक्ष प्रतिनिधि के तौर पर मुकदमा करता है या उस पर मुकदमा किया जाता है, तो मुकदमा करने वाला व्यक्ति जिस पर मुकदमा किया गया है, उस पक्ष की मृत्यु पर संपत्ति जिस व्यक्ति को मिलती है वह इसमें शामिल होता है। जो व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी सेवा करता है, उसके पहले वह रहता है और उसकी संपत्ति की देखभाल करता है, तो वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल रहता है। देखिए इसका 12 नंबर क्या कहता है? मीन्स प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स those profits which the person is wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profits, but shall not include profits but due to improvement made by the person in wrongful position। देखिए 12 नंबर क्या बताता है? मीन्स प्रॉफिट। देखिए क्या कहता है? प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉफिट्स विच पर्सन इन रॉन्गफुल, जो अवैध कब्जे के रूप में मुनाफे का हकदार होता है, या मुनाफे जो संपत्ति अवैध कब्जा करने। प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड अ माइट इन ऑन डिलीजेंस विद रिसीव्ड देयर फ्रॉम। मुनाफे जो उस संपत्ति को अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति के असल में होता है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या है? इंटरेस्ट सच प्रॉफिट्स बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स, लेकिन इसमें अवैध कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों से मुनाफा शामिल नहीं होगा। जो अवैध कब्जा किए रहेगा उसमें मुनाफा जो आएगा उसका वो शामिल नहीं होगा, उसका अधिकार नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें देखिए दिया 13 मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो? जो चल संपत्ति, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या शामिल किया गया है? ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब मीन्स खड़ी फसल। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स क्या चीज आता है? जो चीज इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, वह मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। 14 नंबर क्या बताता है? ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। देखिए इसमें क्या है? देखिए बताता है 14 नंबर। देखिए आदेश मतलब क्या है? जो सिविल कोर्ट के किसी ऐसे फैसले जो औपचारिक रूप से डिक्री नहीं, जो चीज डिक्री नहीं आता होता है वो ऑर्डर आदेश के रूप में आता है। ये डिफरेंट है डिक्री और आदेश में। ऑर्डर। देखिए प्लीडर 15 नंबर देखते हैं। प्लीडर, प्लीडर मीन्स होता है एनी पर्सन इंटाइल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट एंड इंक्लूड द एडवोकेट अ वकील एंड अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। देखिए 15 नंबर क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट में किसी दूसरे की ओर से पेश होने और बहस करने का हकदार है। और इसमें कौन कौन देखिए शामिल है? एडवोकेट शामिल है, और वकील शामिल है, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट का अटॉर्नी शामिल है। अब 16 नंबर देखते हैं। प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, इसका मतलब होता है जो निर्धारित। निर्धारित का मतलब नियमों द्वारा जो निर्धारित होता है वो प्रिस्क्राइब्ड कहलाता है। 17 कहता है पब्लिक ऑफिसर मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, नेमली, जो इसमें दी गई है अगर उसको कोई फॉलो करता है तो वह पब्लिक ऑफिसर कहलाता है। जैसे कि देखिए ए नंबर में देखिए क्या आता है? एवरी जज, जो जज होता है वो पब्लिक ऑफिसर होता है। बी में आता है एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, जो कोई भी सर्विस में होता है पूरे भारत की, तो वह पब्लिक ऑफिसर के रूप में है। इसका मतलब सी का मतलब क्या हुआ? देखिए
यूरी कमीशन गजेट अंडर द मिलिट्री के अंतर्गत जो आता है, दूसरा एयर के अंतर्गत आता है जो फोर्सेज होती है, तीसरा जो संघ के अंतर्गत आता है, चौथा जो गवर्नमेंट के अंतर्गत सर्विंग करता है वो पब्लिक ऑफिसर। डी नंबर क्या कहता है, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट on any matter of law or fact or to make an authentic authenticate to keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administration any oath or interpret to preserve order in court and any every person especially authorized by a court of justice to perform any such duties। तो देखिए ये जी नंबर क्या कहता है, देखिए जो न्याय अदालत है, न्याय अदालत का हर अधिकारी जिसका कर्तव्य है उसे अधिकारी के तौर पर कानून या तथ्य के किसी मामले की जांच करना या रिपोर्ट देना या कोई दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना या रखना, किसी संपत्ति का प्रभार लेना या उसका निपटारा करना, या कोई न्यायिक प्रक्रिया पूरी करना, या कोई शपथ दिलाना, व्याख्या या कोर्ट में व्याख्या कराना, या व्यवस्था बनाए रखना, और न्यायालय अदालत द्वारा किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विशेष रूप से अधिकृत है हर व्यक्ति। इसका ही नंबर क्या कहता है, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज empowered टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कॉन्फाइनमेंटली। तो देखिए ई नंबर क्या कहता है, हर कोई व्यक्ति जो पद संभालता है, ही होल्ड ऑफिस, जो कोई पद संभालता है जिसके कारण उस व्यक्ति को कैद में रखने या अधिकार प्राप्त है। ये नंबर क्या कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज इट इज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेज, to give information of offences and bringing offender or to justice and to protect the public health safety and convenience। तो देखिए क्या कहता है यह नंबर, तो ये कोई भी ऑफिसर हो जो उसका ड्यूटी क्या क्या करता है, जो ऑफेंस को रोकता है और ऑफेंस की सूचना देता है और ब्रिंग ऑफिसर और न्याय को ऑफेंडर करता है एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को सुरक्षा प्रदान करता है और सेफ्टी देता है, तो वह पब्लिक ऑफिसर होगा। देखिए जी नंबर क्या कहता है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टू टेक रिसीव गिव एक्सपेंड एंड प्रॉपर्टी बिहाफ द गवर्नमेंट or to make any survey, assessment, or contract on behalf of the government, or to educate any revenue process, to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, to make authentic, to keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law and protection of the pecuniary interest of the government। देखिए जी नंबर हमारा क्या कहता है कि हर वह अधिकारी जिसका काम है सरकार को उसे संपत्ति लेना, और दूसरा चीज है कि सर्वे करना, कॉन्टेक्ट करना, और सरकार के तरफ से एजुकेट रेवेन्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, रिपोर्ट ऑन मैटर इफेक्टिव पेक्यूनरी इंटरेस्ट गवर्नमेंट के तरफ से, और टू मेक ऑथेंटिकेट की डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पेक्यूनरी इंटरेस्ट, जो सरकार के हिसाब से जो कार्य किया जाता है सरकार के साथ मिलकर, तो वह पब्लिक ऑफिसर के अंतर्गत में आता है। यह क्या कहता है कि एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पेड द गवर्नमेंट रिमनरेट रिम्यूनरेट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। देखिए यह क्या कहता है, जो सरकार की सेवा या वेतन पर काम करने वाला हर अधिकारी या किसी सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने के लिए फीस
या कमीशन पाने वाला अधिकारी वह पब्लिक ऑफिसर होता है। 18 नंबर आता है रूल्स। Rules and forms contained in the first schedule are made under the section 122 or section 125। ठीक है, नियम का मतलब क्या है कि जो पहली सूची में दिए गए नियम या फॉर्म धारा 122 और 135 के तहत बनाए गए नियम, धारा 122 और 125 के तहत जो नियम बनाए जाते हैं वह नियम कहलाते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, शेयर इन अ कॉर्पोरेशन। शेयर इन अ कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी। शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक, डिवेंचर, स्टॉक एंड डिवेंचर और बॉन्ड्स। तो देखिए, जो स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक या डिवेंचर या बॉन्ड में शामिल माने जाएंगे वह कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी के रूप में आता है। 20 नंबर क्या कहता है, साइंड यानी कि हस्ताक्षर। सेव द केस ऑफ अ जजमेंट ऑफ डिक्री इंक्लूड स्टाम्प। जो क्या कहता है कि सिवाय जजमेंट या डिक्री के मामले, जजमेंट या डिक्री के मामले के तहत स्टाम्प लगाना भी शामिल है, इंक्लूड स्टाम्प। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर।